मेरे पाकिस्तानियों कैसे हो? After ages we are back. Now before bombarding me with your questions, this is a book that you all should read. You know why? The Open Society and Its Enemies. Because nowadays, the entire discourse on the mainstream media is about what is the open society. And, the happenings in the last 3 months have been really unprecedented for a lot of people because they haven't been consulting history. So, they will start telling you कि यार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. But this decadence, as somebody like Nietzsche puts it, has been there since the advent of civilization. So, the number one thing is change basically. कि change actually, change की glorification जो mainstream politics के अंदर होती है, I think there is no question on that change is good. क्योंकि मेन स्ट्रीम के ऊपर जितनी भी डिबेट चलती है उसमें कहा जाता है कि तब्दीली कब आएगी, चेंज कब आएगा. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर के तमाम ममालिक के अंदर सिमिलर ट्रेंड है कि पॉलिटिक्स में जो स्लोगनेयरिंग होती है उसमें सबसे सेंट्रल चीज़ क्या होती है कि उसमें चेंज को एडवोकेट करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं. So I was revisiting this book because I have read this book like 3-4 months ago, and it's a massive one because still some parts are remaining. अगर इसकी आपको मैं width दिखाऊं तो it's not an easy book to read because it has like 750 pages at your disposal if you open this. So जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी ना, उससे इस आर्ग्यूमेंट का आगाज़ होता है जो पॉपर आगाज़ करता है. अब ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबा है, बट जस्ट टू इनिशियली पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू पीपल. प्लेटो इज समबडी हु हेट्स चेंज. उसकी वजह यह है कि जो उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसमें अरेस्टेड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो मैं पहले भी कुछ पब्लिक टॉक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो वो ये है कि होता इस तरह से है कि वो ये कहता है कि सबसे करीब जो अपनी नेचर के कोई चीज़ होती है ना, और जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर जो चीज़ क्रिएट की जाती है उसको वहीं पे अरेस्टेड रहना चाहिए क्योंकि वो उसकी ओरिजिनलिटी है. तो एक स्टेट जब एक ऐसी स्टेट को अचीव कर लेती है विच इज़ प्योरेस्ट इन इट्स फॉर्म, देन इट शुड नॉट अंडरगो रैपिड रेडिकल चेंजेस. अदरवाइज जो चेंजेस होते हैं वो करप्ट कर देते हैं एक स्टेट को, और वो उसकी क्वालिटी को जो है वो अश्योर नहीं करवाते. तो प्लेटो इज समबडी जो ये बात करता है कि जो रैपिड चेंजेस हैं किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी में, दैट लीड्स द स्टेट टू डेकेडेंस एंड करप्शन. जबकि कितनी हैरानगी की बात है कि हम अगर देखें अपने मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स के अंदर तो हमें चेंज बड़ा ग्लोरीफाइड एस्पेक्ट लगता है. अब प्लेटो भी किसी हद तक रिवाइवलिस्ट था क्योंकि वो उस गोल्डन एज को जो है वो अवेट कर रहा था जो पास्ट की थी, और कहा करता था कि दैट वाज द ट्रू नेचुरल स्टेट जो कि होनी चाहिए थी, जो कि अब नहीं रही. अब उसका बैकड्रॉप होता है. अब बहुत से लोग पूछते हैं किस फिलोसोफर को पढ़ें और उसकी कौन सी किताब पढ़ें, लेकिन मैं पहले कहता हूं कि आप बैकड्रॉप पढ़ें फिलोसफी का. लेट्स से अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है और वो 100 साल बाद कोई देख रहा है, इट्स हाइपोथेटिकल अजम्पशन, तो उसको मेरे आर्ग्यूमेंट का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो ये जानेगा नहीं कि मैं किस माहौल में पैदा हुआ हूँ, मैं किस बैकड्रॉप में बात कर रहा हूँ और मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कोई गुफ्तगू करने का. तो इसीलिए किसी भी थिंकर का या किसी भी राइटर का, किसी भी जर्नलिस्ट का, किसी भी फिलोसोफर का अगर आपने पूरा आइडिया ग्रास्प करना है तो आपको उसका बैकड्रॉप चाहिए. जैसे थॉमस हॉब्स ने लेवाइथन लिखी, तो उस लेवाइथन के अंदर जो उसका सॉवरन था, जो हॉबीजियन स्टेट है, वो स्टेट प्रोटेक्शनिज्म की बात करती है, यानी कि एक आम आदमी की ज़िंदगी की हिफाजत को इंडोक्ट्रिनेट करती है, उसको प्रोसेलिटाइज करती है. और वो इसीलिए करती है कि हॉब्स जब बड़ा हो रहा था तो उसने वॉर देखी, सिर्फ उसने ये देखा कि इंसानों की ज़िंदगी महफूज नहीं है, इसीलिए उसकी जो साइकोलॉजिकल मेकअप था वो था ही एक फियरफुल साइकोलॉजी से इंसान को बचाना. That's why he advocated a state which just ensures the guarantee of the life of a citizen, nothing else. वो राइट्स में इतना आगे नहीं गया जितना जॉन लॉक चला गया टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर. अब लॉक तो सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म की जो बात करता है उसमें वो राइट्स को बड़ा सेंट्रल रखता है
और वो ये कहता है कि सिवाय जान के तहफ़्फ़ुज़ के कुछ और राइट्स भी होते हैं, क्योंकि लॉक का बैकड्रॉप और है, हॉब्स का और है। इसी तरह प्लेटो का बैकड्रॉप भी ये था कि उसने सिविल वॉर की सिचुएशन देखी और बड़े होते हुए उसके 2 से 4 अंकल्स जो थे वो इसी वॉर में मरे। तो उसने जो प्लीबियनिज्म, जिसको नीचे ने कहा कि आम आवाम का जो रूल होता है, जो वायलेंट रूल होता है, जो बड़ा वॉलेटाइल रूल होता है, उसको एडवोकेट नहीं किया। और उसने कहा कि एक हायरार्की होनी चाहिए अशराफिया की, और वो अशराफिया कौन सी है? जो अच्छा सोच सके। सो according to Plato, the ideal state is a state ruled by wise people, thinkers, and a state in which the wise rule and the foolish follow the rule. तो प्लेटो इक्वालिटेरियनिज्म पे यकीन नहीं करता था। ही वॉज समबडी जो कह रहा था कि क्वालिटी ऑफ द प्रोफाउंडनेस ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन इस्टेब्लिश के उसके कितने राइट्स होने चाहिए। तो उसने ये कहा कि राइट्स की जो एक इक्वालिटेरियनिज्म की प्रीचिंग है, या फिर इंडिविजुअलिज्म की प्रीचिंग भी जो है, वो क्या है कि हर शख्स को बराबर की वेटेज मिले। तो प्लेटो की स्टेट में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो अच्छा सोच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी चीज़ जो चेंज वाली मैंने आपको बताई, तो वो ये समझता है कि अब 2 चीज़ें हैं ना, एक टॉटोलॉजी होती है कि एक ऐसा हिस्टोरिकल मूवमेंट जो कि सर्कुलर हो, सिक्लिकल हो, यानी कि एक चीज़ हो गई है तो 10 साल बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है और वो लूप पे लगा हुआ है हर चीज़। तो एक तो टॉटोलॉजी होती है और एक होती है टीलियोलॉजी, जो अपने किसी एंड पे पहुंच रही होती है। आई मीन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें एक सोसाइटी का आगाज़ होता है और वो अपने किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड गोल की तरफ जा रही होती है। अब मार्क्स की टीलियोलॉजी कुछ और है, जिसमें दुनिया भर में एक निज़ाम कायम हो जाएगा कम्युनिज्म का, ठीक है, जिसे ट्रॉट्स्की ने परमानेंट रेवोल्यूशन कहा, ठीक है। इसी तरह जो किसी मुस्लिम फ़िलासफ़र की टीलियोलॉजी होगी वो मुख्तलिफ होगी। उसकी टीलियोलॉजी क्या होगी कि एक ऐसा रूल जिसमें एक इस्लामिक स्टेट आए और आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेलिटाइज करे अपने आइडियाज़ को, और उसके तमाम जो बाउंड्रीज़ हैं वो एक्सपैंड करती जाएं और वो मज़ीद एम्पायर्स पे एम्पायर्स बनाए। तो ये एक मुस्लिम टीलियोलॉजी थी जो कि हमने 7th सेंचुरी में देखी, उसके अलावा देखी। और इसके अलावा ये भी कि अब हम जो देख रहे हैं कि इस सारे आर्ग्यूमेंट का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट वो ये था कि अगर एक कोई ऐसी अरेस्टेड स्टेट बनाई जाए जिसमें ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को फ्रीज कर दें और सीज कर दें, तो प्लेटो कहता है कि दैट इज़ द आइडियल। वो ये कहता है कि मेरी टीलियोलॉजी क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, अच्छे नहीं होते। अब ये कितनी हैरान कुन बात है, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि यार 30 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, 40 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, या फिर 100 साल बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो बहुत से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से बेहतरी आ जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू प्लेटो नो, जितना वक्त गुजरेगा उतनी तबाही आएगी, उतनी एक स्टेट जो है वो एम्पावरिश हो जाएगी, वो उतनी करप्टेबल हो जाएगी। क्योंकि अगर उसमें चेंज अलाउ कर दिया तो जितने अब्रप्ट चेंजेस आएंगे उतनी ही उसकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो मज़ीद मैग्नीफाई होकर बड़ी हो जाएंगी। तो अब बहुत से सियासतदान बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ख़राब हो जाएगा। अगर हम सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को देखें तो रेनेसांस का जो पीरियड था, या फिर ये जो मैं ग्रीक फ़िलासफ़ी की बात कर रहा हूँ, जो ग्रीक सोसाइटी थी, उसमें जो फ़िलासफ़ी को वेटेज मिल रहा था वो आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा। और हम अगर उस ज़माने के मुआशरे को, जो 2-2.5 हज़ार पहले का मुआशरा है, उसको स्टडी करें तो आप यकीन कीजिए वो आज से बेहतर लगता है। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंसान ने अटेन कर ली है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि इंसान सक्सेसफुल हो गया है? नॉट इंटायरली। आई एम एन एडवोकेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन ये कहना कि इससे क्या इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन की विजडम में इजाफा हुआ है या नहीं, वी कांट से, बिकॉज विजडम इज समथिंग एल्स एंड स्मार्टनेस ऑन अ साइंटिफिक बेंचमार्क इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो अब प्लेटो के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे, इसीलिए आइडियल स्टेट वो है जो चेंज को अरेस्ट कर दे। आइडियल स्टेट वो है जो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है, और जहाँ पर एक ऐसा रूल कायम हो जाए जो अपनी इनिशियल स्टेज में तमाम प्रिंसिपल्स को गारंटी करता हो और फिर उसको कंटिन्यू करवाया जाए। तो इस लिहाज से हमें इस आर्ग्यूमेंट से ये समझ आती है कि अब्रप्ट चेंजेस जो हैं मुआशरे में वो अच्छे नहीं, वो बुरे होते हैं। दिस इज़ द इन्वर्टेड मोरालिटी ऑफ अ स्टेट।
क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि मॉरल हैपनिंग्स होती हैं, लेकिन मॉरल सिर्फ इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारी। असल में मोरालिटी क्या है ये तो डिबेटेबल चीज़ है, ठीक है। तो वो नीचे भी बात करता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज मॉरल फिनोमिना, देयर इज़ जस्ट अ मॉरल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिनोमिना। अगर जंगल में हमने देखा कि कोई हिरन के बच्चे को किसी शेर ने फाड़ के खा लिया है, तो हमें ये देख कर तकलीफ हुई, तो हमने कहा कि वो देखो एक इमोरल चीज़ हुई है। Now the phenomena itself is not shouting at us that this is immoral, that this animal should not have been devoured by a lion or a tiger in this way. They haven't told us. It is our interpretation. We have tagged it with that. तो नीचे उसमें ये बात करता है कि मोरालिटी जो है इट इज़ इनहेरेंट इन अ वे कि अगर हम किसी चीज़ को देख के जो महसूस करते हैं उसकी बेसिस पे इखलाकियात का तसव्वुर जन्म पाता है। अब पाकिस्तान के डिस्कोर्स में और बहुत सी जगहों पे तुसी लगे रहो आपस में सारे, मैं थे ताड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आधी रात में। तो पाकिस्तान, दिस इज़ फॉर मी बेसिकली, अगर कोई नहीं भी सुन रहा तो कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तान की जो सारी डायनामिक्स हैं, अब इसके अंदर मोरालिटी की डिबेट के अंदर जो है वो ये चीज़ डिस्कस नहीं होती कि ओरिजिनेशन ऑफ मोरालिटी कहाँ से आती है। वो नीचे का बड़ा एक क्लोज कंटेम्प्रेरी था पॉल री, उसने एक किताब लिखी थी द ओरिजिन्स ऑफ मोरालिटी। इट वाज अ लैंडमार्क वर्क बट वेरी वेरी अंडरवैल्यूड and underrated as well, because Nietzsche got those ideas from that man arguably. I'm not sure about it. तो उसकी बेसिस पे फिर जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स लिखी उसने, और इसके अंदर एक चैप्टर भी है द एस्थेटिक आइडियल के नाम से, वो ज़रूर पढ़िएगा। इट्स अ मैग्निफिसेंट चैप्टर। मैं अपनी एक अपकमिंग वीडियो में उसको यूज़ भी करूँगा, तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाई। तो खैर तो वो ये कहता है कि अब कोट अन कोट, क्योंकि नीचे एफोरिज्म का बड़ा शौकीन है और उसको कोई लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने का शौक़ नहीं है, और उसको ये भी शौक़ नहीं है कि मैं जो है वो पहले एक केस को अच्छा तरीके से रैशनली बिल्ड करूं, फिर सब्सटेंशिएट करूं, फिर हर एक को बताऊं कि हाँ ये मतलब था मेरा, इससे ये अखज़ ना कर लेना। नीचे डज नॉट गिव अ शिट, ही विल जस्ट से वन थिंग एंड रन अवे। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर इंटरप्रिटेशन कि आपने उसको कैसे समझना है या क्या करना है। इसीलिए उसके फ़लसफ़े से फार राइट, ऑल्ट राइट भी निकल आई, कू क्लक्स क्लैन भी उसको फॉलो करता है, अमेरिकन ऑल्ट राइट भी फॉलो करती है, और उससे पोस्ट मॉडर्निज्म भी निकल आया, मिशेल फूको भी निकल आया, ठीक है, फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निज्म की पूरी तहरीक, जो कि आज की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बेसिस है, जिनको लेफ्ट के लोग कहते हैं। फिर नाजीज ने भी उससे कुछ ना कुछ हिस्सा लेके डिस्टॉर्ट करके उसको अपनी विल टू पावर की थ्योरी में कन्वर्ट कर लिया हिटलर के अंडर। तो इसे समझ आती है कि उसका फ़लसफ़ा इंटरप्रेटिविज्म का इतना शिकार हो जाता है दैट यू कैन मेक एनी थिंग आउट ऑफ इट, एनी थिंग पॉसिबल अंडर द सन। इवन ही हिमसेल्फ सेज कि जो भी एक गिवन इंटरप्रिटेशन होती है इट्स अ फंक्शन ऑफ पावर नॉट ऑफ ट्रूथ। कि अगर मैंने एक चीज़ से कुछ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ली है तो वो इसलिए लिया कि उसका मुझे फ़ायदा होगा, इसलिए नहीं कि असल में वो थी। इसी तरह रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को भी बहुत से लोग अपने फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें समझ ये आती है पर्सपेक्टिविज्म की साइंस से कि एवरीथिंग हैज़ अ पर्सपेक्टिव। नाउ दिस इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर समबडी जो कि एक यूनिटरी थॉट रखता है और कहता है कि बस जो चीज़ मैंने पढ़ ली वो आखिर है, इसकी एक ही इंटरप्रिटेशन है। जबकि ऐसा नहीं है। हर डॉक्ट्रिन की मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस इमर्ज क्यों करती हैं? बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट द थिंग इन इट सेल्फ, डेनाजिंग जिसको कहते हैं जर्मन में। तो थिंग इन इट सेल्फ नहीं होती, ये तो कांट ने भी बताया था हमें, ठीक है। और कांट ने फिर आके पूरी जो एक रिलीजियस पूरी मूवमेंट थी जिसको डेंट पड़ा हुआ था पोस्ट रेनेसांस सोसाइटी में, उसको रिवाइटलाइज कर दिया, री इनकारनेट कर दिया आके। वो इसीलिए किया कि उसने रैशनैलिटी के बेसिक फंक्शन को ही चैलेंज कर दिया कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि ये ट्रूथ है। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और मेरी ये शर्ट आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही है, नाउ इज इट रियली द कलर ऑन द शर्ट, और इट्स द रेडिएशन दैट इज बीइंग एमिटेड आउट ऑफ दिस depiction which you are watching in a screen, and your mind is constructing that reality in front of you. Now it's totally arguable, so you can't say that is it really the thing in itself or how you perceive the thing. तो A Critique of Pure Reason जो थी, वो जो मनहूस किताब जो मुझे नैश लगती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसने एक नई डिबेट खड़ी कर दी आके।
इससे पहले क्लैरिटी आने ही लगी थी ह्यूमन जो है वो थॉट की एवोल्यूशन में, तो कांट ने आके वक्ता पाता सारा कुछ तबाह करता उन्हें कहा कि नहीं पहला डिबेट तो करो ना, तुसी क्या होंदा की है, आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी रीज़न प्योर है या नहीं है। तो ए प्रायोरी रीज़न है। मैं सारी फ़िलासफ़ी पढ़ाने नहीं आया आधी रात को, वो भी मुफ्त में, ठीक है। तो पॉइंट सिर्फ ये था कि इस सारे फिनोमेना से अगर हम इसको, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है कि ये सारी फ़लसफ़ियाना बातें करके क्या सिर्फ एग्ज़ाम पास करके घर चले जाएं, नहीं। आई एम समबडी हु बिलीव्स इन अप्लाइंग फ़िलासफ़ी to political discourses in real time in the contemporary world that we exist in. Otherwise, it's totally futile. The function of philosophy was the application, not the understanding only. इधर मैं मार्क्स से agree करता हूँ कि philosophers have only interpreted the word. The point was to change it. तो change कैसे होगा? जब हम उसको apply करेंगे, इस philosophical wisdom को अपने contemporary political discourse में use करेंगे, तब फ़ायदा होगा। और यही हमें एकेडमिक से शिकवा है कि उन्होंने क्लासरूम्स तक कन्फाइन कर दिया फ़लसफ़े को और कहा कि पुत्र ए ग्रेड लाओ बस बहुत है, ए ग्रेड लो और बस घर जाओ। तो उसके बाद क्या है कि फ़लसफ़े का इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं है। इसीलिए बहुत से आपको PhDs भी मिलेंगे जिनका नॉलेज जो है इट्स गुड फॉर नथिंग बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। सो इफ़ यू कांट यूज़ वट यू हैव लर्नड, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्यूटाइल टू लर्न एनीथिंग इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई एम समबडी जिसने अभी एक लाइन भी पढ़ी है ना, तो मैं बोस्ट करूंगा इसको, बिकॉज विदाउट यूजिंग दैट, विदाउट अप्लाइंग दैट टू द रेल्म ऑफ रियलिटी दैट आई एग्जिस्ट इन, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। तो अब इससे हमने अखज़ क्या करना है, इसको पाकिस्तान के केस पे अप्लाई करते हैं। लेट्स डू दिस थीसिस। दिस कुड हैव बीन अ गुड वीडियो बट आई एम जस्ट गिविंग इट अवे। तो बात यह है कि पाकिस्तान के केस में इसको अप्लाई करें तो एक पार्टी ने कहा कि तब्दीली आई रहे, कि हम तब्दीली लेके आएंगे। ओ भाई, तब्दीली नहीं चाहिए थी। वी नीड एन अरेस्टेड प्लेटोनिक स्टेट, जो प्लेटो बात कर रहा है कि हमें एक ऐसी स्टेट चाहिए जो अपने सब्सटेंस के करीब हो, ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स के करीब हो और एग्जिस्ट करने में कंसिस्टेंट रियलिटी में एग्जिस्ट करती जाए। लेट्स से कि कोई करप्ट से करप्ट तरीन हुकूमत भी पाकिस्तान पे अगर आ जाती है, कोई मियाँ नवाज शरीफ आता है, जरदारी आता है, इमरान आता है, अल्ताफ़ हुसैन आता है, कोई भी आता है। इफ़ आई एम समबडी हु हैज़ सीन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन स्टेट और अ स्टेट व्हाटसोएवर, आई विल से लेट हिम रूल फॉर 5 years, गॉड डैम इट। डोंट थ्रो हिम आउट आफ्टर 3 years. Don't tell the judge who is unelected to disqualify him at the doorstep of a court that we have nothing to do with. मैं ये कहूँगा कि अगर किसी ने चोरी की है भाई, तो 5 साल बाद मैं अपने वोट से उसको धक्का दे के दफ़ा कर दूंगा। तुम मेरा फैसला ना करो। लेट द स्टेट एग्जिस्ट, लेट द गवर्नमेंट फंक्शन, लेट दोज पीपल स्टे इन रूल सो दैट द एजेंसी दैट पीपल हैव गिवन देम, इट ऑल्सो स्टेज कंसिस्टेंट। लेकिन होता क्या है कि हर 3 साल बाद चेंज, हर 2 साल बाद चेंज। 47 से 58 तक 8 वजीर आजम, कोई 2 महीने का, कोई 2 साल का, कोई 1.5 साल का। दिस अब्रप्ट चेंज हैज डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान। सो चेंज इज द रूट ऑफ ऑल इवल in पाकिस्तानी केस। नाउ हाउ प्रोफाउंड इज दिस आइडिया? नाउ यू वुड से I am against selling you something very superficial, but you can go and inquire about it. It's not just petty polemical argumentation right here. It is something that could be proven by the historical development and the teleology of the human civilization. Because states used to be better than this under populist leaders as we see right now. इसका ये केस नहीं था जो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसीज भी आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक होती जा रही हैं। कहीं ट्रंप आ रहा है, कहीं बोल्सोनारो आ रहा है, कहीं मोदी आ रहा है, कहीं कोई आ रहा है। तो ये सब कुछ क्यों देखते आ रहे हैं? क्योंकि जिस भी पॉपुलिस्ट ने आके नारा बुलंद किया उसने एक ही बात की कि चेंज की बात करनी है, चेंज 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 चेंज। अब जो अमेरिकन फोर फादर्स की फ़िलासफ़ी थी, मैं ये समझता हूँ कि उसको अरेस्ट करके 500 साल भी चलाते ना तो स्टेट वहीं रहती। उस फिलॉसफी पे अमल करके एक एडल्ट्रेशन ऑफ द ओवरऑल डेकेडेंस ऑफ सोसाइटी, उससे अमेरिकन सोसाइटी बची हुई थी। मोनरो डॉक्ट्रिन क्या था? आइसोलेशनिज्म की फ़िलॉसफी थी। हम बाहर की यूरोपियन जंगों का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसने अमेरिकन स्टेट को शुरू में प्रिजर्व करके रखा कि नहीं?
जितना मर्जी आप आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, बट द मोस्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड स्टेज द अमेरिकन रेवोल्यूशन. अ सोशलिस्ट वोंट टेल यू दिस. दे वुड से दैट बोल्शेविक रेवोल्यूशन में ये हुआ था, रेड रेवोल्यूशन में ये हुआ था, चाइनीज पेजेंट रेवोल्यूशन में ये हुआ था. नो, दे ऑल क्रम्बल्ड. उसकी वजह यह है कि बोल्शेविक्स ने तो बाद में जो स्टेट्स बनाई वो तो मर्डरस हो गई ना. और उसमें प्रोटेक्शनिज्म की जो फिलॉसफी है कि सबसे मुकद्दम चीज़ एक रियासत में रहने वाली इंसान की ज़िंदगी है, स्टेट कोई नहीं होती मुझे कहने वाली कि मोरालिटी क्या होती है. अब ये और बात है कि प्लेटो की स्टेट बड़ी भयानक थी. मैं प्लेटोनिक स्टेट को सपोर्ट नहीं कर रहा. ना समबडी सेइंग सर वाई सो सीरियस. यार आप कोई जन्नत मिर्ज़ा का टिकटॉक देख लें जाके. आधी रात में मैं उन मुजरा कराए थे की करा मैं फिलॉसफी की अगर कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो उसमें मैं गुदगुदी तो नहीं कर सकता आके आपको. स्माइल कर लेता हूँ, फिर आप जाके मेरा ऐड दे देना रिश्ते का अखबार में कि इस लड़के के लिए रिश्ता चाहिए. तो खैर बारिश होने वाली है मेरे पाकिस्तानी में. सारा मेरा वो पैटर्न ख़राब कर दिया. पीक मेरा मोमेंट था उस पर. तो खैर बात यह है कि अल्लाह की कसम भुला आता है सारा कुछ. जुगते मार लेते हैं फिर बंद कर देते हैं. किताब को मैं बंद कर देता हूँ आपके सामने. तो खैर बात इस तरह से थी कि क्या बात थी. तो बात ये कर रहा था कि ये जो रैपिड चेंज है जिसकी फ़िलॉसफी को हम बार बार इसको अग्री भी करते हैं, इसको एक्सटेंड भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं यार हमें चेंज चाहिए. तो बात ये थी कि हमें 5 साल रूल करने वाले वज़ीर आज़म चाहिए थे, चाहे वो चोर होते, चाहे वो डाकू होते या कुछ भी होते. लेकिन डेमोक्रेसी और ऐसी फंक्शनल स्टेट जो है वो सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होता है. वो चलती जाती है और उसमें चोर आए या डाकू आए या कोई भी आए, वोट देने का हक अवाम के पास होता है और वो किसी भी फ़र्द का एहतसाब करके उसको गवर्नमेंट से बाहर निकाल सकती है. इवन ट्रंप को देख लीजिए, जब इलेक्ट हुआ सवियर उसके ऊपर चार्जेस थे कि रशियन इन्वॉल्वमेंट से इंस्टॉल किया गया है. कोई नहीं निकाल सका उसको. 5 साल पूरे करके अब ट्रायल हो रहा है कैपिटॉल पे हमले वाले केस के अंदर. ठीक है. और दूसरे केसेस के अंदर के इसने वहाँ से फाइलें उठा के गायब कर दी हैं. अमेरिकन्स नो दैट वी कांट जस्ट डिस्टरप्ट अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट, अदरवाइज उससे ऐसी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी कि इकॉनमी के लिए डिज़ास्टर पैदा हो जाएगा. पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टर को पता नहीं है कि 6 महीने बाद शहबाज शरीफ साहब होंगे, खान साहब आएंगे या फिर मेरे अजीज़ वतन हो जाएगा. नहीं पता. ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, नहीं आ सकती. फिर भी नारा क्या है? वी नीड चेंज, तब्दीली. सो तब्दीली इज ईवल अकॉर्डिंग टू प्लेटो if we apply that to the case of Pakistan, and I believe that because this is the rational conclusion that I have drawn myself. You could draw another conclusion. पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक काउंटर कॉन्शियसनेस से इंटरेक्ट करे. जो हेगल कहता है कि अपने बारे में जानने के लिए किसी और के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव होती है. तो मैं रिलेटिव टर्म्स में अपने बारे में सीख सकता हूँ कि अच्छा वो इंसान कभी पढ़ता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर पढ़ूँ तो मेरा नॉलेज उससे ज़्यादा हो सकता है. मैं अपने आइसोलेटेड कैपेसिटी में अपने बारे में कुछ नहीं सीख सकता. सो दिस रिलेटेबिलिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये जो किताब है या कोई भी किताब है, जब ये किताब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर अगर हज़ारों साल की विजडम है और आपकी आज की 21वीं सदी की कंटेम्प्रेरी विजडम इससे इंटरैक्ट करेगी, देन यू ब्रिंग समथिंग आउट विच इज़ ट्रू नॉलेज. अदरवाइज वो नॉलेज जो कुएं के मेंढक की तरह आपने रट लिया, बचपन से इंडोक्ट्रिनेट करके आपके दिमाग में डाल दिया, कभी टेस्ट किया है उसका? आपसे ये सवाल है, कभी टेस्ट किया है अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को? या देखा है कि अगर मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ या मानता हूँ या उसको प्रोसेलिटाइज करता हूँ, शौकीन हूँ लोगों को बताने का उसको, तो क्या मैंने उसको कभी ट्रूथ के टेस्ट के अंदर से गुजारा है? या मैंने पहले मुआयना किया है कि मेरे से पहले क्या होता रहा है? बिकॉज वो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू नो द फ्यूचर नो द पास्ट. अगर मुझे ये नहीं पता पहले क्या हुआ है, कल क्या होना है, ये नहीं बता सकता कभी मैं. इसीलिए किताब पढ़ने की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि आपकी वैसे उम्र 50-60 साल ही होती है, 70 साल हो जाएगी, 80 हो जाएगी, 100 कर लिया, चलें सेंचुरी मार दी, क्वीन के करीब पहुंच गए आप. लेकिन विजडम आपकी 50 साल की होगी,
उससे पहले तो इन्फेंट होंगे ना आप, 70 साल की हो जाएगी। लेकिन किताब पढ़ने से हज़ारों साल की विजडम एक्वायर करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, एंड टू डिफीट एनी वन इज़ वेरी ईजी। तो आजकल की दुनिया में जहाँ कंज्यूमरिज्म की रेस है, जहाँ हर कोई अपने मर्तबे से, पाकिस्तान जैसे माशरे में, प्लेटो ही कहता है कि अगर कोई भी फ्रीडम, बल्कि पॉपर ने ये आर्ग्यूमेंट किया है कि कोई भी फ्रीडम नहीं है अनटिल इट इज़ गारंटीड बाय द स्टेट। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आज़ादी इजहार राय है, और अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगा दे कि इसने कोई बदतमीज़ी की है, कोई गलत बात की है, और उस इल्ज़ाम पे मुझे लिंच कर दे और मुझे रियासत ना बचा सके, तो मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट गारंटीड बाय द स्टेट। So Popper says that all freedom is guaranteed by the state because the state was incarnated in the first place to guarantee that. अगर स्टेट वो काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है वो इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। और अगर स्टेट खुद ही आके आपको आके ले जाती है तो फिर तो आप भूल ही जाएं फ्रीडम। तो बात यह है कि हमने ऐसे मुआशरे में आँख खोली है पाकिस्तान में, अगर आप सब पाकिस्तानी हैं तो ये वो मुआशरा है जहाँ पर एक कमज़ोर आदमी अपने आप को ताकतवर आदमी से नहीं बचा सकता, जबकि स्टेट का फंक्शन ही ये था कि मजबूत से कमज़ोर को बचाना है। बिकॉज द वल्नरेबल कांट डिफेंड इट सेल्फ, ही नीड्स द स्टेट। द स्ट्रॉन्ग डज नॉट नीड अ स्टेट, द स्ट्रॉन्ग इज द स्टेट इट सेल्फ। ही इज़ अ सॉवरन, ही कैन डू एनी थिंग ही वॉन्ट्स टू, पिक एनी थिंग दैट ही पॉइंट्स अ फिंगर एट। तो अगर एक रियासत कमज़ोर शख्स को जाबिर और जालिम से नहीं बचा पा रही, रियासत नहीं है। सिंपल इज दैट। कोई आर्ग्यूमेंट ना करें कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान कैसे बेहतर होगी। इट्स नॉट अ स्टेट मेरे भाई, इट्स नॉट अ स्टेट, बिकॉज द बेसिक फंक्शन दैट इट हैज टू एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म टू बी कॉल्ड अ स्टेट इज नॉट देयर। तो इस स्टेट में हम रहते हैं जहां कोई भी आके किसी को लेके जा सकता है। तो इधर ताकतवर के पास पैसा भी है, वो उससे आपको आप पे गलबा हासिल कर लेगा। उसके पास दौलत है, उसके पास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और उसके पास मोनोपोली ऑन वायलेंस भी है। इस सारी सूरत हाल में एक वल्नरेबल आदमी के पास जीतने के लिए क्या है? व्हाट इज़ देयर एट योर डिस्पोजल टू बी विक्टोरियस इन अ पाकिस्तानी लाइफ? नॉलेज। बिकॉज बाय दैट यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल एंड एनीबडी हु हैज़ अ गन एज वेल। ठीक है, so be it. A rich kid in university who might argue with you on your face about things, he will look like an idiot in front of you. You can outsmart him completely if you know more than him. So you exercise certain power by knowledge. ठीक है, अब ये क्लिप्स बड़े अच्छे लगते हैं। वो किसी कोई ड्रामा था, पता नहीं क्या गेम ऑफ थ्रोन्स था, कौन सा था, जिसका छोटा सा क्लिप आजकल चल रहा है कि बंदा कहता है कि नॉलेज इज़ पावर। तो एक खातून आती है और वो गार्ड्स को ऑर्डर करती है इसको पकड़ लो, और फिर कहती है छोड़ दो। तो फिर कहती है नॉलेज इज़ नॉट पावर, पावर इज़ पावर। ठीक है, ड्रामे में ठीक लगता है, लेकिन नॉलेज के थ्रू आप वो काम कर सकते हैं जो आपके जेब में पैसे ना भी हों तो उसके बावजूद आपको इन्फ्लुएंस दे सकता है। बिकॉज यू कैन एक्सरसाइज पावर ओवर द माइंड्स ऑफ दोज पीपल हु डोंट नो एनीथिंग। सो यूज इट एज अ यार्ड स्टिक ऑफ योर प्रोफाउंडनेस। ठीक है, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास, हमारे पास भी नहीं था, बहुत से और लोगों को देखा है उनके पास भी नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के आने वाले सवाल करते थे कि ये बताएं इसका मतलब क्या होता है। आपसे भी कर सकते हैं और लोगों से भी करते रहें। सो इफ़ यू नो मोर, यू ऑलवेज हैव द एज ओवर पीपल इन एनी गैदरिंग आउट देयर, बी इट अ फैमिली गैदरिंग और अ सोशल गैदरिंग और अ पोलिटिकल गैदरिंग। यू विल डोमिनेट because you can destroy them by the prowess of what you know. So value knowledge. That's the entire monologue. Now I can look at whatever you're saying and then I can close it off because it wasn't a very comprehensive one. फैज़ मक्सी कह रहे हैं शाउट आउट दे दें। फैज़ साहब, आपका तो नाम ही इतना प्यारा है यार, आपको तो कुछ कह ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? ये कोई हेरा कोई पता नहीं, हाँ पूछ रही हैं वेयर टू गेट नॉलेज। परचून की दुकान से ले आए नॉलेज जाके। 1.5 घंटा बोला हूँ, समझ ही नहीं आई है। बुक किधर से ली है आपने, ये राज बता दें यार। किसी से प्रिंट करवाई थी, वो नाम भूल गया मुझे। अच्छा, हु एल्स इज हियर भाई? व्हाट इज द फीचर ऑफ
Somebody has written, what is the feature of Pakistan? Feature. Black SUVs. That's my answer. I see. Yes, it is power. Yes, it is power. So I will just take. I don't see anything meaningful in the comment section, so I might wrap it up now. Virtual reality is saying, sir, मैं भी आपकी फैन हूँ, मुझे भी शाउट आउट मिल गया. शाउट आउट. चलो सो जाओ जाके उन आराम ना. नासिर खान जान से एक और वीडियो आने वाली है आपके लिए. आ जाए, कोई बात नहीं. उससे बड़ा इन्फ्लुएंसर तो मैं भी नहीं हूँ भाई. आई एम फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. लीड. मे आई नो योर नंबर, आई वॉन्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम. हाँ, आप ये भाई कह रहे हैं नंबर अपना अनाउंस कर दो लाइव. सुभान अल्लाह. क्या नाम है भाई का? पता नहीं. हाजी मौजम साहब. लिखें जी आप 0347 14 अगस्त 1947. ठीक है, इस पर आपने कॉल करनी है रात के बाद, सुबह से पहले. ये था मेरा नंबर. करा दें जीरो डिस्प्ले. व्हाट डू यू थिंक अबाउट SRK? यार मतलब ये MTV का लाइव हो रहा है. मतलब अच्छा आदमी है, फेमिनिस्ट आदमी है, अच्छा लगता है मुझे. और वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली वाइब्स नहीं आती उससे. सो इज़ गुड. ऑफ टॉपिक, यू आर माई क्रश. ओह डैम, थैंक यू. Please share the videos on daily basis. If I share videos on daily basis, they will be completely devalued. You won't be able to remember my arguments. It will get completely futile. See? So you'll never see that. How to be the best version of yourself? By observing reality and by having a clear conception of reality. Problem with people is that they चलो लंबा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट. आप सब इंटेलेक्चुअल्स मिलके एक पार्टी बना लो. यार पार्टी का देखो ना, ये पॉलिटिक्स वाले जो लोग बहुत से कह रहे होते हैं. अब बात ये, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ ल्यूरिंग पीपल टू बिलीव व्हाट दे एक्चुअली थिंक कि जो ठीक है. तो उसमें मैं उनको अगर डिफाई करने लगूंगा, डीकंस्ट्रक्ट करूंगा उनके आइडियाज़ को, उनकी कल्चरल बायसेस को मैं अटैक कर दूंगा, तो मुझे वोट देंगे वो. गाना कढ़नगे जो कि पढ़ रही हैं हर तरफ से आज, ख़ास तौर पे पिछली वीडियो के बाद एक तबके की तरफ से पढ़ रही हैं जिसमें मैंने अपनी ओपिनियन भी कोई नहीं दी. तो ये अगर आपने मिथ बस्टिंग करनी हो इस तरह की, तो फिर लोग पसंद नहीं करते आपको. ये जो हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त 500 लोग लाइव हैं, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी. बेशक आई एम स्ट्राइकिंग मिलियंस इन एवरी अदर वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन बट आई विल स्टिल से इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी. अभी पेशावर गया हूँ, वहाँ 2000 लोग सुनने के लिए आए. उनको भी मैंने यही बताया, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी, नॉट अ मेजॉरिटी. इफ़ यू वांट टू सी द मेजॉरिटी, तो जिन्होंने किसी का मर्डर किया है जाकर उनके लास्ट राइट्स देखें पाकिस्तान में. 20-20 लाख बंदा आता है वहाँ पे. तो अगर हम आर्टिकुलेट अच्छा कर लेते हैं और ऐसे लोगों को हमने एक अलायंस फॉर्म कर ली है उनके साथ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ पर टॉपसी टर्वी हो गया हर चीज़. इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन एंड आई स्टे अ बिट ऑफ अ पेसिमिस्ट देयर. बट इट्स गुड टू सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स रीडिंग. जब जाता हूँ बाहर, KP के अंदर मैं गया, वहाँ पर जो देखा है सारा मैंने, आई वॉज वेरी वेरी व्हाट शुड आई से, वेरी इम्प्रेस्ड. एंड आई विश माई बेस्ट टू दीज यंगस्टर्स. बट थोड़ा सा स्केप्टिक होना चाहिए चीज़ों को लेके. पॉलिटिक्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर नाउ. कराची भी आ जाए, अभी तो आया था यार 2 महीने पहले. व्हाट इज़ योर व्यू ऑन एंड्रयू टेट, लूसी विलियम्स इंटरव्यू? आई डोंट वॉच दैट फैगट ब्रो. आई डोंट वॉच हिम. प्लीज़ recommend बुक्स अबाउट कश्मीर दैट आर अनबाइस्ड. यार इस पर मैं वीडियो करूँगा. वैसे मैंने पहले प्लान किया था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने पहले ही अब जिस जगह हाथ मार लिया तो लोगों से वही बर्दाश्त नहीं हो रहा. तो अब क्या कह सकते हैं आप. तो ज़रा सारी गालियाँ मुझे ही पढ़वानी है, किसी और से काम करवा लें. ये वाला करना है. इस पर वीडियो अगर करूँगा तो उसमें रेकमेंड करूँगा आपको. सेकुलर रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान व्हेन आफ्टर वी आर नॉट अलाइव. आई डोंट नो मैन. आई एम नॉट अ पामिस्ट. हाथ दे के नहीं बता सकता कब आएगी रेवोल्यूशन. प्लीज़ डू अ प्रोग्राम ऑन बिग डाटा. एक्सप्लेन हाउ बिग डाटा मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी. आई डोंट नो, दैट्स अ बिट ऑफ टॉपिक फॉर मी. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज यंगस्टर्स ट्राइंग टू बी सिग्मा मेल एंड कोल्ड हार्टेड? Well, they are just fooling themselves because deep down we are not
रियली व्हाट शुड आई से इनसेंसिटिव क्रिएचर्स। अगर हम इस तरह से अपनी सेंसिटिव नेचर को सप्रेस करते हैं तो वो मैडनिंग इफेक्ट होता है उसका दिमाग के ऊपर। सो वी रन अवे फ्रॉम आवर सेल्व्स। इट लुक्स कूल। मैं भी ऐसा ही था किसी दौर तक, जब रैप म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे, हर किसी को जाके स्लैंग बोल देनी, ठीक है, किसी के दरवाजे पे जाके जी यूनिट लिख देना, ठीक है, और ओवर साइज कपड़े पहनने और बड़े रिप्लाई इस तरह के करने के बहुत ज़्यादा किसी को डिस कर रहे हैं जिस तरह से। बट वो ये जो स्टेज होती है ना जिसमें आपका हार्मोनल मेकअप सारा जो है ना वो ब्लास्ट कर रहा होता है, ये गुजर जाती है। जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो, असल दुनिया में जाते हो, चपेड़ें पड़ती हैं वहाँ पे, 8,000 रुपये की नौकरी से शुरू होते हो और फ्री इंटर्नशिप करते हो, सारा स्वैग बाहर आ जाता है। सो लेट देम हैव फन, बट द रियल लाइफ इज़ वेटिंग फॉर देम एंड दैट वुड पैसिफाई देम। या थॉट्स ऑन Sam Harris's book, The Moral Landscape. I've read that book, but not completely, some excerpts as well. That is an entirely different argument. So we'll talk about it someday, but बहुत से Sam Harris की community के लोगों ने भी उसको disown किया था, but Harris is a very sharp guy for some reasons. क्वेश्चन एंड आंसर सेशन तो भाई वही हो रहा है, ये सवाल जवाब, कोई कमेटी डालने का तो ऐलान नहीं कर रहा, सवाल जवाब ही हैं। Do we actually have to stick together as each province is very different in many ways? Yes, it is very different, but that doesn't mean that we force our own identity on other provinces ना। मैं अगर कहूँ कि मेरी शनाख्त तुम भी अजूम करो कि तुम भी वही हो, तो वो तो नहीं हो सकता। एक कन्फेडरेशन भी हो सकती थी। जो स्पिरिट थी खुतबा इलाहाबाद की भी अगर आप लगाएं 30s से, इकबाल से शुरू करें और लाहौर रेजोल्यूशन पे आ जाएं, उसमें भी स्टेट्स का लफ्ज़ था, बाद में एस काट दिया, थोड़ा सा एस के ऊपर ना मार्कर फेर दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर ही थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिखाई दे रही थी। प्रोविंस तो ऑब्वियसली वो नहीं थे, बट ये स्टेट्स जो बताया जा रहा था, इट्स अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सर्टन सॉवरन रीजन्स, ठीक है। तो उसमें आपस में कॉपरेट करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ यू अलाउ देम सेल्व्स टू बी हु दे आर। इस पे मेरा पूरा 40 मिनट का जो टॉक है पंजाब यूनिवर्सिटी वाला, वो आप सुन सकते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात। सो येस, वी कुड हैव स्टिक टुगेदर, बट विदाउट लूजिंग आवर ट्रू आइडेंटिटी, मैन, बिकॉज ज़िया टोल्ड अस दैट वी आर नोबडीज, वी हैव टू बिकम पाकिस्तानीज इन अ सेंस दैट ओनली ज़िया परसीव्ड। तो असल तो मसला उसने ख़राब किया ना भाई। सर, आई हैव सीन योर बांग्लादेश वीडियो ऑन यूट्यूब, थैंक यू। फ्यूचर ऑफ PMLN आफ्टर जहांगीर तरीन पार्टी। यार वो लोग खुद अभी जो है ना वो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। बहुत से लोग कह रहे हैं उनसे अलायंस कर लेंगे। अब 30 सीटों की सारी गेम है असल में। थोड़ा सा पैटी पॉलिटिक्स की बात भी कर लेते हैं, बड़ा प्लेटो और फ़लसफ़ा हो गया, ठीक है। ले आते हैं आप लोग वहीं पे मुझे, जहांगीर तरीन। तो 30 सीटों की गेम है, अगर वो 25 से 30 सीटें लेते हैं और स्टेलमेट हो जाता है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, तो जहांगीर तरीन डिसाइडर बन जाएगा। अब अगर वो डिसाइडर बन गया तो किंग मेकर कौन है? जहांगीर तरीन है। जिस भी पार्टी के साथ बैठा अगले 5 साल उसकी बात नहीं मोड़ सकते, बिकॉज अगर वो माइनस हुआ तो सब ख़त्म। ऐसी तो गेम खेली जाती है, ऐसे ही तो पार्टियां इमर्ज करती हैं, ऐसे ही तो लोग शामिल होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो अब वो 30 सीटों की जो पावर होगी ना, वो वज़ीर आज़म से ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 तारीख तो किसी ने लेनी नहीं। खान साहब को वैसे लैंडस्केप से निकाल दिया, ठीक है, 9 मई की हरकत के बाद। और कुछ खुद उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ इतनी मारी कि असेंबलियाँ तोड़ दी, डिज़ोल्व कर दी बाजवा के कहने पे ही। वो सारी स्टोरी आपको पता है, मैं दोबारा से उस रैंट में नहीं जा रहा, लोग कहेंगे तुम उसको छोड़ते नहीं हो। तो अब ये 30 सीटें मुल्क का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगी। और इसमें जरदारी साहब को थोड़ा गुस्सा भी है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वही लोग थे जो हमारी पार्टी से निकल के PTI में गए 18 से पहले। तो अब इनको आइडियली हमारी पार्टी में आना चाहिए था। ये बीच में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का शोशा किसने छोड़ा है? वहाँ क्यों गए? और नून लीग को उसका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बैलेंस ऑफ पावर अटेन हो जाएगा। तो ये वो पार्टी है जो असल में वोट लेने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आई है, ठीक है। तो अब ये 30 सीटों की गेम से आप देखिएगा कि असल ताकत अगले वज़ीर आज़म के पास भी नहीं होगी, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस।
How do we all have the same baseline morality to some extent? Why do we all look at certain things and establish them as immoral and agree on them being immoral? Because we have almost the same psychological makeup, the same physiology. Because psychology emerges from biology, biological deterministic theory बता रहा हूँ. तो अगर बायोलॉजिकली तमाम इंसान एक जैसे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो अंडरलाइन इननेट सेंस ऑफ मोरालिटी ओवरलैप करेगी. तो फिर वही कहूँगा कि नीचे का एक जुमला सारी तारीखी आर्ग्यूमेंट्स पे भारी है. मोरालिटी इज़ अ साइन लैंग्वेज ऑफ इमोशंस. इमोशन फील हुआ कि मर्डर गलत है तो उसका एक साइन बना दिया कि रॉन्ग. So it's a sign language of emotions. It's a very, very deep one-liner. I can talk about it the entire night. But let's pass on. How to be the best version of yourself? I have already told about it. Okay, have a clear perception of reality. Number one. And number two is keep reading, because by reading, you interact with the counter consciousness that you have. And by that antithesis and thesis interaction, the synthesis emerges and you know who you are. So who you are is already inside you. Don't let people tell you who you are. You have to tell it yourself. वो नीचे कहता है if you don't obey yourself, you will be commanded. That is the nature of things. कि हम फॉलो करने की साइकोलॉजी से जान नहीं छुड़ा सकते. हल क्या है कि अपने आप को खुद ही ऑर्डर दो. लोगों से ऑर्डर ना लो. अगर वो लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी आप कौन है. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे किसी दिन सिस्टमेटिकली बात करेंगे. ठीक है, अभी मैंने यूएमटी में वैसे किया बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड, विच इज़ अ मिस्टेक आई प्रिज्यूम. अदरवाइज ये सवाल ना करते आप. व्हाट विल यू डू आफ्टर अटेनिंग पावर फॉर योर सेल्फ? कीप अटेनिंग पावर. अटेनिंग पावर फॉर योर सेल्फ के बाद आपका कोई आइडिया मटीरियलाइज हो सकता है भाई. Power itself should not be the end goal. It should be the means of applying your vision of life to your own life. दोबारा से नीचा साहब का कोट है कि इसको बयान कर देता हूँ. आइडियाज़ आपके सारे बेकार होते हैं जब तक उन नज़रियात को उन पे अमल दरामद करने की ताकत ना हो तो आपके तमाम नज़रियात बेकार हैं. नीचे ने कहा था. तो पावर अटेन करने से होता यह है कि जो भी आपका विजन ऑफ लाइफ होता है वो मटेरियलाइज हो जाता है. मैंने अगर किताब लिखनी है, मैं 9 to 5 नौकरी से जान नहीं छूट रही, मैं कैसे लिखूंगा किताब? टाइम ही नहीं है. मैं अगर एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने बैठ के एक स्कल्पटर के ऊपर मैंने 3 महीने काम करना है तो उन 3 महीनों के दौरान खाऊंगा कहाँ से? पावर नहीं है. इसलिए मैं अपनी पीक पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच सकता. अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड, अगेन आई विल से, कि उसमें पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं. शेल्टर की नीड, खाने की नीड, सेक्सुअल नीड्स. जब वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद मैं अपनी पोटेंशियल को पीक करूंगा. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सिर्फ बाय रिसर्च प्रूवन है कि 8 से 9% लोग कर पाते हैं, बाकी नहीं करते. हैंडफुल ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता. बिकॉज पीपल आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ. दे डोंट नो हु दे आर. नो दाई सेल्फ वाली जो बात है, नहीं पता होता कौन है वो. क्योंकि उस 9 to 5 के सबसे निकलोगे तभी कुछ समझ आएगा ना. अगर नहीं भी निकलते उसके बावजूद भी अपने आप पे क्रिटिक करोगे तब समझ आएगी ना. मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म इसके पीछे होता है, नहीं होता. बड़े बड़े अमीर लोग भी नहीं कर पाते. तो माइंड तो इननेट होता है. मैं उस पर बड़ा पैसिमिस्ट हूँ कि माइंड जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता जीरो से. वाई डोंट यू राइट अ बुक? आई प्लान टू डू इट बट आई लैक दिस टोरेंशियल पेशेंस दैट यू रिक्वायर टू डू इट. लेकिन वो जल्द उम्मीद है करना है. और वही बात कि मैं पहले किताब लिखने की पोजीशन में ही नहीं था कभी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास अगर जेब में ही कुछ नहीं है तो मैं नौकरियां छोड़ के क्या करूँगा. तो भाईजान आप लोग जितना मर्जी तालियां बजाएं मेरे काम पे या सब कुछ हो, मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैंने
हफ्ते में 7 में से 6 दिन 9 to 5 से जान छुड़ा ली है, बस इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है फ़िलहाल। बाकी जो भी हो रहा होगा मुझे नहीं पता। आई क्रिटिसाइज माई सेल्फ वेरी वेरी हार्शली। दैट्स वाई आई डोंट काइंड ऑफ पुट माई आई ऑन पीपल जो कि बड़ा क्रिटिसाइज परसिस्टेंटली मुझे करते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो मैं खुद कर रहा होता हूँ अपने आप को। सो आई एम नॉट समबडी हु इज़ जस्ट अंडरगोइंग दैट ईगो बूस्ट कि देखो इतने लोग मुझे सुन रहे हैं और यार मैं पता नहीं स्टार बन गया हूँ और लोग तस्वीरें ले रहे हैं। नो, आई विशियसली अटैक माई सेल्फ बिकॉज आई हैव टू स्टे हम्बल इन माई ओन कंपनी। अदरवाइज माई कैपेबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो फॉरवर्ड विल बी हॉल्टेड, ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बड़ी अचीवमेंट उसको समझता हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट बिल्ट फॉर दैट बर्न आउट जो दफ्तरों में होते हैं आपके जाके। मीनिंग जो है वो अगर उसको परसू करना है तो उसके लिए सर्टन ईज चाहिए होती है क्रिएटिव लोगों को। सर रीड कमेंट्स और आगे रोने का साइन है, ये तुसी रोना ही सीधे, फिर पढ़ के क्या करूँ, मैं भी रोने लगी हूँ। हाउ कैन आई डेवलप माई इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग? इफ इट्स नॉट बीइंग डेवलप्ड, डोंट रीड, बी योर सेल्फ। एवरीबडी कांट बी द सेम पर्सन, ट्राई समथिंग एल्स। किताब छोड़ें, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, ठीक है जी। मैं पोल करवा लेता हूँ उसका ना क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, अगर पढ़ दिया ना मैंने तो अजाब आ जाएगा। यू शुड प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड रन फॉर पीएम और समथिंग। किस पे रूल करने की बात कर रहे हैं आप? पता है आपको यहाँ पे 80% लोग किसको वोट करेंगे किसको नहीं। यहाँ पे क्या कहूँ, अब लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यहाँ पे फार राइट को अपीज़ किए बगैर काउंसलर का इलेक्शन लड़ना भी पॉसिबल नहीं है, नहीं जीत सकते आप, ठीक है। दैट इज़ समथिंग आई विल नेवर डू। whenever you visit London, please meet me. Well, let's see when I visit London. I'm too middle class for now, my man. अच्छा, ये जो महसूद साहब ने कुछ लिखा है नीचे, ये नेवर आउटडेटेड। ये आप लोग जो सारा प्रोपेगेंडा और ये बकवास फैला रहे हैं ना सारा, आप लोगों को असल में इल्म नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की गई थी जिसके खिलाफ एक वीडियो बनी है और आप लोग फतवेबाजी कर रहे हैं। तो जाकर ज़रा पढ़िए कि इसका पॉलिटिकल सिस्टम और इसके इटसेल्फ में कितना फ़र्क है। आपको तो ये ही नहीं पता कि पॉलिटिकल इस्लाम की टर्म का मतलब क्या है। और आउटडेटेड का मतलब ये नहीं था कि वो काम कभी करना ही नहीं था, उसका फिलोसॉफिकल पर्पस था एक बात करने का कि जो उस टाइम की सोसाइटी थी जहाँ पर हम डिमार्केशंस नहीं देखते, नेशन स्टेट नहीं देखते, जहाँ पर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट भी पूरी नहीं उतरती, क्योंकि अब दुनिया की डायरेक्शन पार्लिमानी निज़ाम की तक आ चुकी है। तो उस दौर में जो कि एक कहना चाहिए ट्राइबल सोसाइटी थी, तो उस फॉर्म ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम की रेलेवेंस डेमोक्रेटिक और आज के दौर के बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के ऊपर रेलेवेंसी आप गाइड कर सकते हैं कि हो सकती है नहीं हो सकती। तो कॉन्टेक्स्ट को समझा करो फतवा लगाने से पहले, कोई शर्म करो थोड़ी सी, ठीक है। जिसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता, यही चीज़ निकाल के ले आते हो बाहर। अगर कोई और आर्ग्यूमेंट मिलता है ना, वो पेश करें। ये वाला जो आपका सारा है वो देख रहे हैं। Why you like Machiavelli so much and you consider your own mindset to be Machiavellian? Well, I'm not a Machiavellian in a personal capacity कि मैं कहूँ कि मैंने morality को respect ही नहीं करना या लोगों को मैंने जो है वो defeat करने के लिए उनके खिलाफ immoral tactics को use करना है। I say that the international sphere of states is basically functioning on an underlying reality of moral nihilism. इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर स्टेट्स के दरमियान मॉरल नाइलिज्म एग्जिस्ट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लीजिए। पावर इज़ दी ओनली रूल देयर। रियलिस्ट लेंस समझ आता है वहाँ पे, मैकियावेली समझ आता है। अब मैकियावेली को भी डिस्टॉर्ट किया था बहुत से एंग्लिसाइज्ड लिबरल्स ने। मुझे लिबरल कहते हैं लोग, मैं मैकियावेली को पसंद करता हूँ, देख लीजिए आप। तो बात यह है कि मैकियावेली की कंसेप्शन ऑफ द स्टेट जो थी सारी, अब उसका फिर बैकड्रॉप पढ़िए कि उस दौर में इटालियन यूनिफिकेशन की बात कर रहा था वो।
अब क्या था कि इटली में सिटी स्टेट्स बनी हुई हैं, कोई फ्लोरेंस है, कोई है, कोई नेपल्स है, कोई कुछ और है। अब उसको यूनिफाई करने के लिए जो फॉरेन थ्रेट है, जो फॉरेन एम्पायर्स हैं, वो सिटी स्टेट्स को तो आके प्लंडर कर देंगी, तो तबाह कर देंगी सिटी स्टेट्स को। तो जो प्रिंस लिखी मैकियावेली ने, उसका बैकड्रॉप क्या था? सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। द स्टेट शुड सर्वाइव। हमारे यहाँ पे जो सियासी लीडरान फैसले करते हैं वो सर्वाइवल की बात ही नहीं करने देते। वो तो अफगानिस्तान में तालिबान की रजीम को फेवर करके अपनी रियासत में बम पड़वाते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द स्टेट गारंटी हो रहा है? नहीं। दीज पीपल डोंट नीड द पाकिस्तानी स्टेट टू सर्वाइव, अदरवाइज ये ऐसे फैसले करना रहे होते। तो मैकियावेलियनिज्म इज नॉट अ वेरी ईवल डॉक्ट्रिन, इट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सीइंग अ थिंग एज इट इज, not as it should be, so that utopian idealism is out of the Machiavellian equation. That's why I like him, because I am a realist. I am also not a liberal in full capacity. बहुत सी चीज़ों में मैं लिबरल आइडियल्स पे यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि जो इनटॉलरेंट होता है एक माशरे के अंदर, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। He should be eliminated because he wants every other person to be eliminated, so he deserves the same. It's a very Popperian argument. दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। कार्ल पॉपर का आर्ग्यूमेंट है कि फ्रीडम हैज़ टू बी रेसिप्रोकेटेड। ठीक है, अगर मैं किसी को ये आज़ादी देने को तैयार हूँ कि तुम जो भी कपड़े पहनो, तुम जीन्स पहनो, तुम हिजाब लो, कुछ भी करो, तुम्हारा राइट है, तुमने जवाब देना है इसका, तो फिर मैं ये फ्रीडम डिज़र्व करता हूँ कि मैं कोई भी कपड़े पहनूँ। अगर मेरा विजन ये है कि उसको नहीं पहनने देने, तो मुझे भी पहनने नहीं देने चाहिए। इसको टाइट सेकुलरिटी कहते हैं, थोड़ा सा केमालिस्ट डॉक्ट्रिन है, थोड़ा सा फ्रेंच सेकुलरिज्म है इसके अंदर। ठीक है, तो वो इसीलिए कि अगर मैं मुआशरे में शख्सी आज़ादी का मुखालिफ हूँ तो मेरी आज़ादी छीन ली जाए, मैं इसका हामी हूँ। अब ये लिबरलिज्म के काउंटर आइडिया है। दुनिया भर के लिबरल कंट्रीज़ में यही मसला है कि आज वहाँ पे फ्रीडम रोल बैक क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ वो भी फ्री है जो कहता है फ्रीडम होनी नहीं चाहिए। अगर 30s में वीमार रिपब्लिक में नाजीज़ को कैंपेन करने से रोक देते और कहते कि इनको इसीलिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए बिकॉज दे आर अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, तो हिटलर ना आता। दैट्स वाई मैकियावेली हैज़ टू बी डीकंस्ट्रक्टेड एंड अंडरस्टूड अगेन इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। See? So, I respect him for somebody who saw things as they were, ruled out morality from the functioning of a state. I am not a proponent of a Platonic state with an injection of morality जो कि बताए कि लोगों की अखलाकियात क्या होती हैं। प्लेटो तो कहता है रियासत को वर्शिप करो, मैं नहीं मानता ऐसी रियासत को जिसको वर्शिप करना पड़े। तो मैं प्रोटेक्शनिज्म की रियासत की बात करता हूँ, वो मैकियावेली भी उसकी बात नहीं करता। लेकिन इंटरनेशनल स्फीयर में मैकियावेलियनिज्म इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल, स्टिल अलाइव। आज भी देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ममालिक का वीटो है। सारी दुनिया गरीबों की, आपकी तरह के, मेरी तरह के एक तरफ, वीटो एक बंदे का एक तरफ। क्या बता रहा है? मॉरल नाइलिज्म। दैट्स व्हाई आई लाइक मैकियावेली, एंड द नेक्स्ट पर्सन टू इमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न कैनन ऑफ थॉट who could equate Machiavelli in realism is Nietzsche. That's why I like him too. Let's wrap it up. I've said enough today, right? So, you're against Daesh as a socio-political system if it runs properly. Why should I be against it, yaar? Anything that is functional, I'm with it. I'm all for it. यही तो मसला है कि आप लोगों का अपना जो बाइस है ना, कि आप लोगों ने मुझे एक लेंस में डाल दिया कि अच्छा ये इन चीज़ों के खिलाफ है। अब मैं उसके इसीलिए खिलाफ हूँ कि वो काम नहीं कर रही भाई, वो उस सेंस में अप्लाई नहीं हो रही कि वो काम करें। तो MBS जो करता फिर रहा है वहाँ पे, वो काम करने के लिए उसमें चेंजेस क्यों लेकर आ रहा है? बिकॉज ही नोज दैट ऑयल इज रनिंग आउट, दैट वी हैव टू कम्पीट विद कुवैत और UAE फॉर दैट मैटर। So I can't just hold my society and choke them all up. So I am all for ideas that work. It's a bit utilitarian in argumentation, but also it's consequentialism. Ideas are judged by the outcomes. If the
outcome of your particular idea is working, I love it. But it's not working. Bad news. Don't you fear the repression of the Pakistani state? Well, it's already, I mean, we have been robbed of a lot of freedoms that we could have enjoyed in this country. So we are already being repressed. So why fear something that is already happening, right? हाँ, वो ये आपने पाकिस्तान को ज़ॉम्बिस्तान बोला था, तो भाई जब यहाँ पे लिंच मॉब्स आएंगे तो आपको क्या क्रिटिसिज्म का हक नहीं है? फिर वही बात के प्रोटेक्शनिज्म फिलॉसफी है स्टेट की। भाई मेरी ज़िंदगी महफूज नहीं है तो उस रियासत पे तनकीद मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मैं स्टेट को वर्शिप कर रहा हूँ, जो कि इस्लाम की रूह से भी साबित नहीं है। ये तमाम राइट विंग ग्रुप्स जो आज आपको ठेकेदारी करते हुए मिल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की तहरीक को क्यों अपोज किया था? क्योंकि ये कह रहे थे कि पैन इस्लामिज़म में इस्लाम इज़ अ ग्लोबल फिलॉसफी, सो यू कांट कन्फाइन दैट इनटू द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। एंड नाउ दे आर टेलिंग यू दैट वी ओन पाकिस्तान। स्लो क्लैप फॉर यू। Why not make a community of intellectual people? I am not for making any community because I don't want to represent a particular herd. Maybe I want to be an individual only, but yes, I have certain ideas in mind to develop other individuals, not a mob, right? So it's all good if you are getting inspired to learn and to read. यार बजट पे क्या बात करें? पहली बात तो ये कि मैं उन इश्यूज़ को टच नहीं करता जिन पे एक्सपर्टीज़ नहीं होती, ठीक है? वो रशियन ऑयल वाले इशू के पे बहुत से ट्विटर ट्रेंड चल रहे हैं कि देखो इसने कहा था नहीं आ सकता। तो भाई मैंने ये नहीं कहा कि रिफाइनरी लग ही नहीं सकती, मैंने कहा जो लगी हुई है वो उस लाइन्स में नहीं चल रही। आज मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, वो खुद ये बात कर रहा था कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो उस ऑयल के मुताबिक बनी जो कि रशिया से नहीं आ रहा था। अपग्रेडेशन तो हो सकती है। दूसरी बात मैंने क्या की थी उस वीडियो के अंदर कि हम पाकिस्तानी करेंसी में पे नहीं कर सकते क्योंकि रशियंस ने कहा हुआ है कि हमें रूबल में पेमेंट चाहिए। आपने युआन दिए बाद में, तो वो चीज़ सही साबित हुई। और अब तीसरी चीज़ ये सामने आ रही है कि वो भारत ने लिया, फिर यूएई गया, वहाँ से यहाँ आया। बिलावल भुट्टो की 3 महीने पहले की स्टेटमेंट है कि रिफाइन नहीं हो सकता। मैंने जो वीडियो बनाई, 4 अखबारों ने अपने एडिटोरियल के अंदर लिखा कि रिफाइन नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो भाई मैंने वही रिपोर्ट करना है ना। या मैंने रशियन तेल कोई सर पे मल के देखा हुआ है शायद कि मुझे पता होगा कि अगले साल क्या होगा, ये रिफाइन या नहीं होगा। तो मैंने उन तमाम एविडेंसेस की बेसिस पे जो सारे मीडिया में रिपोर्ट हो रहे थे एक वीडियो बनाई, और आज तक कह रहे हैं कि यार ये फारे का पकड़ा गया, ये 2 नंबर है। एजेंडा पे काम कर रहा था। तो भाई अगर 120 वीडियोस में से आपको सिर्फ एक मिली है जिसमें कोई ऐसी बात साबित हो गई है जो मैंने कही थी और वो नहीं हुई, तो नाचें और मनाएं खुशियां। हमारा सक्सेस रेट तो 99% हुआ, इसका मतलब है। You're an inspiration to us in these times of chaos. Thank you. I wish you my best. Will you leave the country if the authorities try to? Well, obviously, I'm not somebody who would extend this to all the listeners and viewers here. Okay, whatever may happen to your life, just stand your ground and all that. No. The highest agency in a state is an individual, and if the individual is suffering, he can always escape. You know, there is no loyal contract. There is no binding contract to live and die in a country that is unjust to an individual. Nietzsche ruined me. I just want the planet to explode now. Society is bound to be dumb because of the human nature of trying to stay uniform with the tribe they belong to. How accurate is this assumption? Well, you have to use Nietzsche in a capacity that does not harm you, because his philosophy of will to power stays central as a philosophical doctrine. If you destroy yourself after reading Nietzsche, you're not really reading Nietzsche, because he was talking about going beyond your humanly self. Now he differed with Darwin on this. I mean, not with Darwin, but with the evolutionary idea. That he said that human beings kind of strive to survive only. He said no.
They strive to go beyond their state. If only the species wanted to survive, why does he go to war? Why does he go to war? You answer me. For glory. So there is something innate in the human sense which likes to transcend its own reality, go beyond itself. So then Nietzsche says, quote unquote, that man is a bridge between the ordinary and the Übermensch. So if you are not attaining that path of the will to power, then you are not really understanding Nietzsche, because he was not a nihilist. A lot of people say he was, but he was not. So a pessimistic deconstruction of Nietzsche could be very fatal, I tell you that. It's a caution. It could be very, very fatal, because you could end up in despair in a very dark place. बहुत कम लोगों को पता है कि नीचे के अपने साइकोलॉजिस्ट ने जो उसका दिमाग ठीक करने के लिए आया था, उसके आइडिया सुन के खुदकुशी कर ली थी. क्या कहें ऐसे बंदे के बारे में. So he is not for everyone. He is for very, very, very few individuals, a handful of individuals who could fathom a lot of truth. He himself said this, that the strength of your mind is calculated by how much truth you can endure. जितना सच आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आपके दिमाग की ताकत है. तो नीचे का जो सच है वो इतना गहरा है कि अगर उसको पूरा ग्रास्प कर लिया तो उसके बाद बहुत से लोगों के लिए सेन रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा. सो स्टे अवे फ्रॉम हिम. उसकी किताबों पे ये लिखना चाहिए, बच्चे ना पढ़ें और दूर रहें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और ग्रोन अप बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें. ठीक है, बहुत हो गया आज. अच्छा जी, नीचे कोई कह रहा है कि जी आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम आफ्टर पॉडकास्ट बट आई सॉ वीडियो ऑफ डैश. आई कांट बिलीव दैट ही इज़ अ सपोर्टर ऑफ LGTV. I don't know what castles are you guys building in the air, as if I'm doing activism for a global agenda. Keep eating that rubbish all the time and keep feeding yourself with that bullshit. I never told you to like or to follow me. Always unfollow and dash off. You are not needed here. I'm not an activist that you are accusing me of. And I'm a journalist, and if that's too much for you, you can always unfollow. So yeah, I think we have had enough, and this particular dose is enough for you guys to grasp for the next week, if you say so. And I hope that I'll come back soon. A lot of people have requested to join the live, but whenever I accept it, they are not there. So I'm not falling into their trap again. So yeah, Nisha's book disclaimer: do not try this at home. Very rightly put. Goodbye, people.